सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदी वालैहि वसल्लम। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज मैं गंदम की गोब या बूटिंग स्टेज पर बेहतर पैदावार के लिए आपको एक प्लान देने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स, ये आपको पता है कि इससे पहले हमने गंदम की जितनी भी निगहदाश्त की है, गंदम में जो भी हमने खाद दी है, खुराक दी है, उसका तलक इसकी पैदावार से उतना नहीं था जितना कि उसकी ग्रोथ से था। हमने उसके झाड़ को दुगना करने के लिए इससे पहले स्ट्रेटजी अपनाई कि किस तरह हम उसका टिलरिंग ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे हम दुगना झाड़ ले सकते हैं। वो हमारी अर्ली प्लानिंग थी। हमने खाद की अच्छी पैदावार दी ताकि पौधे का अच्छा जो है वो कद बने, पौधे की अच्छा जिस्म बने, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, ताकि उसमें खुराक बनाने का अमल और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो है वो बेहतर हो सके, ताकि उसकी एक्टिविटीज बढ़े। लेकिन वो था इससे पहले का निज़ाम। वो जितना हम कर सकते थे हमने उसको बेहतर अंदाज से करने की कोशिश की। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस वक्त कुछ मसाइल से दो चार हैं। कुछ इलाकों में नहरी बंदी का मामला बड़ा सीरियस है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी एक्टिविटीज जो है हम झाड़ को बेहतर नहीं कर सके, या हम अपनी पौधे की ग्रोथ को बेहतर नहीं कर सके। अभी हम गोब की स्टेज पर हैं, बूटिंग स्टेज पर हैं। बारानी इलाके में अभी बहरहाल ताकीर है। बारानी इलाके के लोग अभी इस स्टेज में कुछ 15 से 20 दिन या 30 दिन के बाद इस मरले में दाखिल होंगे। तो मेरी आज की ये कोशिश है कि मैं किस तरह अपने जिम्मेदार दोस्तों को ये बात बता सकूं कि अभी भी आपके पास बहुत सा वक्त है। अगर आप बेहतर प्लान करते हैं तो आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। अभी आपने 100 मन गंदम का प्लान अगर किया हुआ है, और 100 मन गंदम के लिए आपने अगर चेकलिस्ट अगर अपनी देखें, अपने फील्ड में अभी आपने जाना है। मेरी वीडियो को देखने के बाद आपने सबसे पहले अपने फील्ड में जाना है। वहां जाकर 8 चीज़ों को चेक करना है कि आपके फील्ड में ये 8 चीज़ें बेहतर अंदाज में मैनेज हो पाई हैं या नहीं हो पाई, या इनमें से कितने खतरात आपके फील्ड में मौजूद हैं। सबसे पहले आपने टिलरिंग चेक करनी है कि आपने इससे पहले जो पैदावारी मरहले थे जिनको आपने अबूर कर लिया है या जिनको आप अबूर करने के करीब हैं, टिलरिंग में किस हद तक कामयाब हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप टिलरिंग में अच्छी तरह कामयाब नहीं हुए हैं तो फिर भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 60% पैदावार का जो निसार है ये मेन सिट्टे पर होता है। जो मेन पहले दाने से जो सिट्टा पहला पौधा निकलता है, 60% पैदावार का निसार इस पौधे पर होता है। जो बाद में टिलरिंग होती है, जो झाड़ को आप दुगना करते हैं, इस सारे टिलरिंग से आप 40% से ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकते ऑन एन एवरेज। एक एकड़ की अगर मैं बात करूं या एक फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो आज मैंने ये बताना चाहा कि टिलरिंग स्टेज पे जो होना था वो हो गया। उसमें हमें अब परेशान नहीं होना, ना हम उसको रिवर्स कर सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं। अभी हम बेहतर क्या ले सकते हैं। अभी तक जितनी हमने गंदम की निगहदाश्त की, ये ग्रोथ थी, चारे की फसल हो या गंदम की फसल हो, अभी तक हमने उसको बेहतर अंदाज में एक ही तरीके से उसकी परवरिश की है। अब आ जाती है गंदम की बात। गंदम की जब हम फसल की बात करते हैं तो हमने लेने होते हैं इसमें से दाने, पैदावार लेनी है हमने। तो पैदावार लेने के लिए अभी हमारे पास अब वक्त आया कि हम किस तरह अपनी फसल से बेहतर पैदावार ले सकते हैं। तो आपने सबसे पहले फील्ड में जाना है, तो ये चेकलिस्ट जो है इसको आपने देखना है। चेकलिस्ट में आपने सबसे पहले देखना है कि क्या मेरी फसल में जिंक की कमी तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले कुछ दोस्तों ने जिंक इस्तेमाल की है, कुछ ने जिंक इस्तेमाल नहीं की। अगर इस्तेमाल की भी है तो देखना है क्या जिंक की कमी तो नहीं है मेरे फील्ड में। दूसरे नंबर पर आपने देखना है कि पोटाश की कमी तो नहीं है मेरे फील्ड में। अगर पोटाश कम है, मैं पोटाश की कमी को पूरा करके अपनी फसल से पूरी पैदावार ले सकता हूँ। फिर देखना है फास्फोरस की कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि अगर फास्फोरस की कोई कमी रह गई थी तो उसको अब पूरा करके उसके गैप को मैं पूरा कर सकता हूँ। उसकी कमी को पूरा करके मैं फिर उतनी ही पैदावार ले सकता हूँ जितनी कि मेरी फसल को चाहिए कि वो मुझे पैदावार दे। फिर देखना है बोरान की कमी तो कोई नहीं है। बोरान और जिंक ये दो बड़े क्रिटिकल अनासर हैं। इन दोनों की कमी से 10 मन पैदावार शर्तिया तौर पर कम हो जाती है। फिर आपने देखना है चेकलिस्ट में 7वें नंबर पर कि क्या मेरी फसल में सुस्त तेले का कोई अटैक तो नहीं है। सुस्त तेले का अगर अटैक नहीं है तो फिर देखना है रस्ट का कोई अटैक तो नहीं है, क्योंकि रस्ट की हमने जो हिकमत अमली शुरू में करनी थी सीड ट्रीटमेंट पे, वो वक्त गुजर चुका। अब हम खड़े हैं इस वक्त अपनी बूटिंग स्टेज पे। 8 चीजें ये जब आपने चेक कर लेनी है तो इनको हल कर लेना है। आपने अगर इन 8 चीजों का मसला हल कर लिया, इनको अपने फील्ड में देख लिया, तो इनका हल करने के बाद आप अब भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब भी आप 60 से 80 मन पैदावार अपने इसी फील्ड से ले सकते हैं, जिसमें हमसे कई कोताहियां होंगी। यानी अगर 8 कोताहियां हम कर चुके हैं तो इनको अभी गोब की स्टेज पर अगर हम कवर कर लेते हैं तो शर्तिया पैदावार हम ले सकते हैं। तो जिंक और बोरान की कमी की अगर अलामत मिलती हैं तो हमने जिंक का स्प्रे 150 ग्राम के हिसाब से फोलियर स्प्रे करना है। मैं फिर ताकीद से बता रहा हूँ, अब आपने जिंक फ्लड नहीं करनी है नीचे।
अब इसका टाइम नहीं है। अब जिंक की कमी को आप फोलियर स्प्रे 150 ग्राम हेडलैंड जिंक या बीएसएफ जर्मनी का जिंक जो है इसको स्प्रे करेंगे। साथ आप इसके स्प्रे करेंगे बोरान को 500 से 750 ग्राम में। बोरान के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये 1 किलो करने की जरूरत नहीं है, इसका 0.3% सोल्यूशन काफी होता है जो हमारी फसल की जरूरत होती है। हमारी टंडोजाम यूनिवर्सिटी में बोरान और जिंक पर बड़ा काम हुआ, वहां के हमारे साइंसदानों ने इसके बारे में एक बेहतरीन हमें ये सोल्यूशन दिया कि किस मकदार में हम इसको स्प्रे कर सकते हैं, और रिजल्ट जो नहीं मिले। बोरान जिधर और जिंक जिधर दोनों स्प्रे नहीं हुए थे, 8.5 मन पैदावार की कमी आई उनके प्लाट में। तो बोरान और जिंक का स्प्रे हमने फोलियर करना है। फोलियर स्प्रे से हम 7 से 8 मन पैदावार के गैप को कम कर सकते हैं। और अगर ये नहीं करते हैं हम फोलियर और जिंक का स्प्रे अगर हम अभी नहीं करते हैं और कमी की भी अलामत है हमारी फसल में, तो 8 से 10 मन पैदावार शर्ती हमारी कम हो जाएगी। फिर पोटाश और फास्फोरस की कमी को पूरा करने की हमने कोशिश करनी है। देखिए जब 2 स्टेज में फसल आएगी, अभी जब गोब की स्टेज में फसल है तो इसमें दाना बनेगा, दाने की भराई होगी, तो पोटाश और फास्फोरस का बड़ा रोल है। फास्फोरस अच्छे और वजनी दाने बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। पोटाश का भी ऐसे ही एक किरदार है। पोटाश खुराक बनाने में, यानी ये वो ट्रक है जो दाने की तरफ फ्लैग लीफ से जो आखिरी पत्ता है, झंडे वाला पत्ता जिसे हम अक्सर अपनी सादा जुबान में बोलते हैं, ऐसे कान की तरह खड़ा होता है ये पत्ता, उस पत्ते में से खुराक को बनाना जो है वो पोटाश का बड़ा रोल है और फास्फोरस का बड़ा रोल है। अब उसको वहां से ट्रांसलोकेट किसने करना है, वो बोरान का रोल आ जाएगा, बोरान उसको ट्रांसलोकेट करेगी। इसके अलावा बोरान का क्या काम है कि फूल बनने में, फर्टिलाइजेशन होने में और पोलिनेशन होने में बोरान का बड़ा अहम किरदार है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। इसके बाद ये सारा कुछ कर लिया हमने, खाद खुराक इसकी पूरी दे दी, टिल्लिंग के गैप को हमने पूरा कर लिया, तो शर्त यह है कि फील्ड में आपने खड़े होना है और देखना है कि गोब के बाद तेला और फफूंद बिल्कुल 0 दर्जे पर। उदाहरण हाथ आपको सुस्त तेले का कहीं हमला नजर आता है, या आप देखते हैं कि अभी मेरी फसल पर रस्ट का अटैक है, येलो रस्ट या ब्राउन रस्ट का, आपको पता है इन दिनों में हमला बढ़ जाता है। तो उस वक्त आपने क्या करना है कि रस्ट को कंट्रोल करने के लिए और सुस्त तेले को कंट्रोल करने के लिए फौरी आपने स्प्रे करना है। जब ये स्प्रे आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पैदावार बेहतर हो जाएगी। अब रस्ट के कंट्रोल के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है कि टॉप गार्ड स्वाद एग्रो वालों की है, इसमें फ्लूट्रीफोल ये एक नया केमिकल है और ये इसके प्रिवेंटिव असर तो है ही, ये पहले प्रिवेंट भी करता है लेकिन ये क्यूरेटिव भी है। बीमारी आने के बाद भी ये फसल को किसी हद तक उसके मसाइल से बाहर निकाल लेता है। तो आपने टॉप गार्ड का ये जो फ्लूट्रीफोल है, फ्लूट्रीफोल मैं केमिकल का नाम ले रहा हूँ, ये है ही सिर्फ स्वाद एग्रो वालों के टॉप गार्ड में, तो मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। ये एक नया केमिकल है पेस्ट यानी फंजीसाइड के लिए, और इसके साथ आपने मिलाना है या तो प्रोपेकोनाजोल, ये सिंजेंटा वाले ज्यादा फराहम करते हैं, या फिर डायफेनाकनाजोल। इन दोनों में से एक चीज आपने टॉप गार्ड के साथ मिलाकर स्प्रे करनी है। तो अब इस मरहले पर आपने 3 काम करने हैं बेसिकली। 2 स्प्रे करने हैं आपने, एक फंजीसाइड और सुस्त तेले का स्प्रे, एक है बोरान और जिंक का स्प्रे। 2 स्प्रे कर लिया आपने अपनी फसल के ऊपर, स्प्रे कर दिए, दो स्प्रे हैं, एक सुस्त तेले का है, एक किसका है, फंजीसाइड यानी फफूंदी कुछ का, जिसकी मैंने फार्मूलेशन आपको बता दिया। उसके बाद आपने पोटाश और फास्फोरस ये नीचे फराहम करनी है, क्योंकि इस मरहले पर अच्छी मकदार में पोटाश चाहिए होती है और फास्फोरस भी बड़ी ही बेहतरीन मकदार में यहाँ अगर हम फराहम कर देते हैं। ये भी तदाबी है, ये भी तदाबी है। जमीन की पीएच कम हो जाएगी, जिंक मौजूद होगी, बोरान मौजूद होगी। इस प्रोग्राम को करने से अब आपको फायदे क्या होंगे, पोलिनेशन अच्छी होगी, पोलन अच्छा बनेगा, फ्लावर के बाद आपको पता है दाना अच्छा बनेगा, दाना अच्छा बनने के बाद क्या होगा, दाने की भराई अच्छी होगी, दाना मोटा होगा, वजनी होगा। अब इस छोटी सी कोताही करने में अगर हम ये 3 काम गोब पर नहीं करते हैं, बोरान और जिंक का स्प्रे नहीं करते हैं, तो तेले और फफूंद का स्प्रे नहीं करते हैं, पोटाश और फास्फोरस फराहम नहीं करते हैं, टोटल बनती हैं 6 चीजें। 3 किस्तों में हमने ये फराहम करनी है। अगर ये काम हम कर लेते हैं तो हमारी पैदावार शर्त यह है कि हम 60 से 80 मन के दायरे को अबूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हम 40, 35, 30 की पैदावार पर आ जाएंगे। तो एक हमारे इख्तियार में अब कि इस गोब के मरले पर अब पानी वाफर मिल जाएगा, नहरी बंदी खत्म हो चुकी है, मौसम बेहतरीन हो चुका है, दर्जा हरारत बड़ा बेहतरीन है, कोरे के किसी हद तक कंट्रोल में अल्लाह ताला ने माहौल को बड़ा अच्छा बनाया, तो कोरे का भी कोई शदीद खतरा नहीं है। तो इस सारे मौके से फायदा उठाते हुए अभी भी हम एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं, और ये हमेशा के लिए है। गोब पर आपने अपने फील्ड में जाना है, वीडियो सिर्फ देखनी नहीं है, वीडियो देखने के बाद आपने अपने फील्ड में जाना है। ये वीडियो बनाई है मैंने आपकी ट्रेनिंग के लिए, ताकि आप अपनी फसल को गोब के मरहले पर बेहतरीन अंदाज में समझ सकें। सबसे पहले आपने ये चेक पॉइंट, चेक लिस्ट आपने चेक करनी है।
कामयाबी के लिए एक चेक लिस्ट बनाया करें। जब तक आप चेक लिस्ट नहीं बनाएंगे, आप किसी भी तरह अपनी फसल की बेहतर निगहदाश्त नहीं कर सकते हैं। तो चेक लिस्ट में आपने सबसे पहले ये दो चीज़ें देखनी है कि मेरी टिलरिंग मुकम्मल है। तो टिलरिंग अगर मुकम्मल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टिलरिंग मुकम्मल नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, जो होना था वो हो चुका। टिलरिंग अब हमारे इख्तियार में नहीं है। कुछ दोस्त इस वक्त मुझसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हम इस वक्त अपनी फसल का झाड़ बढ़ा सकते हैं। तो झाड़ मेरे भाई सिर्फ 21 दिन की फसल पर बढ़ता है, इसके बाद आपकी फसल में झाड़ बढ़ाने की सलाहियत ही नहीं होती। तो ये स्टेज आप गुजर चुकी है। बरानी इलाके के लोग भी अब इस स्टेज से आगे निकल चुके हैं। फिर इसके बाद आपने जिंक की कमी की अलामत देखनी है, फिर पोटाश की कमी की अलामत देखनी है, फास्फोरस की कमी की अलामत देखनी है, बोरान की कमी, फिर सुस्त तेले के बारे में आपने चेक करना है, फिर रस्ट के बारे में चेक करना है, सीड ट्रीटमेंट की है या नहीं की, बोरान शुरू में दिया या नहीं दिया, जिंक शुरू में दी है या नहीं दी। जितनी भी आपसे गफलत हुई है, जितनी भी आपसे गफलत हुई है उसको छोड़ दे। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने इन सारी चीज़ों को बेहतर प्लान में 3 तरीकों से जिंक और बोरान का स्प्रे करना है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, जिंक और बोरान का स्प्रे करना है। आपने पोटाश और फास्फोरस को फ्लड करना है और रस्ट और सुस्त तेले का स्प्रे करना है। अगर यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त, जब यही फसल 2 स्टेज में जाएगी, दाना इसमें बनना शुरू हो जाएगा, तो उस मौके पर अगर जाकर हाई फास्ट और हाई के गोल्ड का जो कि बेहतरीन किस्म की पोटाश है और फास्फोरस है, इसका बेहतरीन रिजल्ट है, अगर ये फ्राहम कर दें और साथ थोड़ी सी नाइट्रोजन जो है अगर आप फ्राहम करते जाएं, तो कमाल की आपकी पैदावार आ सकती है। यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन का जिक्र नहीं किया, तो ये मत सोचिएगा कि इस मरहले पर फसल को शायद नाइट्रोजन नहीं चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। एक तो जो फास्फोरस तजाबी आप देंगे या 1261 देंगे या 44 देंगे, तो सोलोफास है या जो भी प्रोडक्ट है, तो इनमें भी कुछ नाइट्रोजन होती है। और ध्यान में रखें कि नाइट्रोजन जीरो नहीं की जा सकती इस मरहले पर, लेकिन 10 किलो से ज़्यादा भी ना दीजिएगा अगर आप यूरिया दे रहे हैं। और उसके साथ भी आपने कोशिश करनी है कि 1 किलो सल्फर आप फ्राहम कर दें। तो जितनी भी आपसे सल्फर की कमी हुई है, जिंक की कमी हुई है, पोटाश की कमी हुई है, जितनी भी आपसे कमी हुई है, आप पुठार के काश्तकार हैं, आप सिंध के काश्तकार हैं, आप पंजाब के काश्तकार हैं, जितनी भी आपसे गफलत हुई है, आपने खादों का सही इस्तेमाल नहीं किया, जो भी आपसे मसाइल आपके सामने थे, उसमें पानी आपके पास नहीं था, उसमें आपके पास वसाइल नहीं थे, या जो भी आपसे कमी हुई है उसको अब छोड़ दें, उस पर आप एक लाइन लगा दें। अब आपने करना क्या है, अब आपने इस चेकलिस्ट के मुताबिक ये खादों और इनकी फराहमी को यकीनी बनाना है। अगर आप ये कर जाते हैं तो 60 से 80 मन की पैदावार अभी भी आप अपने फील्ड से ले सकते हैं। वक्त अभी गुजरा नहीं है, बेहतरीन प्लान करें। यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी थोड़ी सी करेक्ट कर दूँ कि जिब्रेलिक एसिड का कुछ लोग स्प्रे करते हैं, तो अच्छी चीज़ है, वो कर लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, जिब्रेलिक एसिड से अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, जिब्रेलिक एसिड की अगर थोड़ी सी भी रेशो बढ़ गई तो आपकी फसल ग्रोथ की तरफ चली जाएगी और वो दाने की तरफ उसका रुझान कम हो जाएगा। तो जिब्रेलिक एसिड पे ज्यादा फोकस नहीं करना, अभी आपने बोरान पे फोकस करना है, इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए और जिंक पे कोताही नहीं होनी चाहिए। जितनी भी पोटाश दे दें, जितनी भी फास्फोरस दे दें, जितनी भी बोरान दे दें, सल्फर दे दें, नाइट्रोजन दे दें, इस मौके पर आपने ये फ्राहम कर देनी है। लेकिन अगर आपने जिंक का स्प्रे ना किया ऊपर, तो ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपकी फसल को भरपूर तरीके से लग नहीं पाएंगी। और जिस तरह मैंने आपको तदाबी खाते रिकमेंड किया, ज़मीन की पीएच भी मुनासिब हो जाएगी। रूट जोन में कम से कम, उसके रूट जोन में जो है राइजोस्फीयर में कम से कम इसकी पीएच कम हो जाएगी और ये पौधा बेहतरीन आपको ग्रोथ भी देगा और बेहतरीन पैदावार भी देगा। दाने वजनी होंगे, वरना फिर क्या होगा, दाने तो होंगे, दाने तो बनेंगे। अल्लाह ने हर सिट्टे के हर स्पाइक में और हर स्पाइकलेट में दाने तो बनाने हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि वो वजनी नहीं होंगे, आधे होंगे, छोटे होंगे, भुरभुरे होंगे, बेहतरीन नहीं होंगे, ऐसे कमज़ोर से दाने होंगे, आपकी पैदावार कम आएगी। तो मेरे दोस्त और मेरे जितने भी किसान दोस्त आज जो मुझे सुन रहे हैं, आज मैंने आपको जो बताया इसमें सिर्फ एक ही बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस चेकलिस्ट को मुकम्मल करें, इस चेकलिस्ट के मुताबिक अपनी फसल की निगहदाश्त करें। जो हो गया पीछे सो हो गया, उसको छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर कुछ दोस्त सिर्फ पोटाश दे देते हैं, सिर्फ फास्फोरस दे देते हैं, जिंक की तरफ आते नहीं है, बोरान की तरफ आते नहीं है, तेले का स्प्रे नहीं करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, मेरी वीडियो देखने के बाद अगर किसी दोस्त ने अमल करना है तो इन पूरे के पूरे 8 अमल पे अमल करना है। ये नहीं है कि इसमें से 2 चीजें अडॉप्ट कर ली। अब मुझे कोई दोस्त मेरा, मैं आपका छोटा भाई हूँ, लेकिन अब मैं आपसे थोड़ी सी लड़ाई करूंगा। लड़ाई ये करूंगा कि अब मुझे किसी दोस्त ने ये कमेंट नहीं करना कि क्या मैं पोटाश दे दूं और फास्फोरस ना दूं। आपने चाहे इससे पहले खादें पूरी दी हुई हैं,
जितनी भी खादें आपने दी हुई हैं वो आपका प्लान था। आप इनको काम तो कर सकते हैं अगर आपने इससे पहले खादें अच्छी दी। फॉर एग्जांपल आपने फास्फोरस भरपूर दी हुई थी, तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 रिकमेंड की, तो आप इसको 5 से 6 किलो कर लें, लेकिन इसको छोड़े नहीं। इस वक्त आपकी फसल को ये 8 चीजें चाहिए हैं, इन्हें फराहम करेंगे तो ही आपकी अच्छी पैदावार आएगी। इससे पहले आपने जो किया सो किया, अच्छा किया तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, अगर कोई कुताही हुई तो उसके रिजल्ट जरा कम मिलेंगे। लेकिन इस मरहले पर इनमें से कोई खाद स्किप नहीं करनी है आपने। ये नहीं करना है कि बस एक चीज दे दी तो दूसरी नहीं दी। और मैं बड़ी शर्तियाँ ये कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो पर जो लोग इस वक्त देखते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे छोटा भाई होने के नाते लड़कर ये बात मैं करना चाहता हूँ कि मेरे भाई स्किप कुछ नहीं करना है इसमें से। ये सारी चीजें आपने करनी है। 2 स्प्रे करने हैं आपने, और 2 खादें आपने नीचे फ्लड करनी है, और 10 किलो से ज़्यादा आपने नाइट्रोजन या यूरिया नहीं देनी है। तो इस अगर तरीके पर आप अमल करते हैं तो अल्लाह ताला फजल करे और अपना करम करे। मुझे उम्मीद है कि आप 60 से 80 मन की पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और इस पर अमल करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपका इसमें दिल थोड़ा सा घबरा रहा हो कि ये मैंने क्या प्लान दे दिया, तो 1 एकड़ पर इस साल ये आप काम कर लें जो मैंने आपको बताया, इसका रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह आप इस प्लान को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये गोब का हर साल के लिए मुस्तकिल प्लान है, इस पे आपने अमल करना है। ये हर जिम्मेदार के लिए है। अगर आपने शुरू में खाते ज्यादा दी हैं या मुनासिब दी हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी 19-20 की या 15-20 की कमी कर लें, वो कोई इतराज नहीं है। लेकिन करना ये सारा कुछ है, ये सब कुछ फराहम करेंगे तो आपकी फसल आएगी। ये नहीं है कि 2 बातें मान ली 4 छोड़ दी, ऐसा करने से आपकी पैदावार अच्छी नहीं आएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको हामी और नासर हो। मेरी दुआ है कि इस साल आपकी गंदम की पैदावार बेहतरीन हो। और ये भी ध्यान में रखें, इस साल अगर आप गंदम की पैदावार अच्छी लेते हैं, ये पूरी दुनिया की इंसानियत पर भी एहसान है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से गंदम का एक बड़ा बहरान है। खुराक के बहरान से दुनिया दो चार है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी खुराक की कमी है, तो ये एक नेकी है। तो इस नेकी में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लें और आपके इसमें मुफाद भी हैं। गंदम का रेट भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस कुछ अच्छा हो जाएगा, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी फसल को बेहतर से बेहतरीन कर दे। खुश रहें। वस्सलाम।